नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा है हमारा कैपिटल बजटिंग और हम इसके अंदर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है ये डिस्कस कर रहे हैं। और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इवैल्यूएट करने का बेसिस क्या होगा, वो बेसिस हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के बेसिस पर आप यहाँ पर वैल्यूएशन करेंगे। एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं कि कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की वर्किंग करी जाती है। फिर आज हम आगे उनके बेसिस पर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर कह रहे हैं पीएटी की जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वर्किंग। दोनों की कॉमन वर्किंग है। सबसे पहले आप सेल्स या फिर सेविंग्स लें, उसमें से कैश एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स आ जाएगा। पीबीडीटी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इसमें से आप डेप्रीशिएशन माइनस कीजिए, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। देन आफ्टर टैक्स माइनस कीजिए, पीएटी निकल करके आ जाएगा। डेप्रीशिएशन को वापस जोड़ देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सबसे मेन और सबसे काम की बात, पीबीडीटी का दूसरा नाम क्या है भैया? कैश फ्लो बिफोर टैक्स। पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन टैक्स का दूसरा नाम क्या है हमारा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स। एंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, अगर टैक्स रेट गिवन नहीं हो तो जो कैश फ्लो बिफोर टैक्स है वही हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होगा। अलग अलग क्वेश्चंस की हेल्प से हम यहाँ पर आगे वर्किंग देखेंगे इसकी। आइए, अभी हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के बेसिस पर कौन कौन सी टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स देखी। इन टेक्निक्स को अपने मॉड्यूल में दो बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला ट्रेडिशनल या फिर नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स और दूसरी अपनी मॉडर्न यानी कि डिस्काउंटेड टेक्निक। जब मैं नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक की बात करता हूं तो वहां पर दो हमारी टेक्निक्स है, पेबैक पीरियड मेथड एंड एआरआर मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, कैश फ्लो के बेसिस पर अगर हम बात करें, डिस्काउंटेड टेक्निक के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारी तीन अप्रोचेस है यहाँ पर। नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू गलती से लिखा हुआ है, यहाँ आएगा हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, और लास्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये तो है बेटा डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। हम यहां पर बात कर रहे थे हमारे पीएटी और सीएफएटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अगर आप इन पांचों टेक्निक में से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को हटा दें, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक तरफ और दूसरा बाकी की चार टेक्निक्स एक तरफ। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की जब मैं बात करता हूं तो वो एक सिंगल टेक्निक है जो हमारी प्रॉफिट के बेस पर है, यानी पीएटी के बेसिस पर उसकी वर्किंग करी जाएगी। बाकी की चार टेक्निक्स जो है वो कैश फ्लो के बेसिस पर है। क्लियर? यानी कि सीएफएटी के बेसिस पर उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? अगर मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहला हमारा डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड बेसिस पर वर्किंग करी जा सकती है कि आइडेंटिफाई द नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। चार टेक्निक्स आपको यहाँ पर दी होगी, उनमें से आपको नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स कौन सी है वो आइडेंटिफाई करनी होगी। या फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कौन सी टेक्निक का बेसिस जो है वो सीएफएटी नहीं है या पीएटी नहीं है। क्लियर है? नहीं है, किसी भी बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाम के बेसिस पर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, तो उसकी वर्किंग हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? प्रॉफिट के बेस पर सिर्फ एक टेक्निक, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? आइए, आज हम इसी टेक्निक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारी पहली टेक्निक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसका दूसरा नाम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी भी नाम से हम इस टेक्निक को कह सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ इंपॉर्टेंट इज, जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे
बेसिक हमारा एस्पेक्ट रहता है कि भैया मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये टेक्निक प्रॉफिट की टर्म्स में हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है उसकी वर्किंग करके बताएगी। फिर से क्या बोला, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट की टर्म्स में हमारे इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न हमें मिल रहा है उसकी वर्किंग करके यहां पर बताएगा। क्लियर? वो वर्किंग कैसे करी जाती है वो हम यहां पर एक एक करके वर्किंग देखेंगे। क्लियर? आइए सबसे पहले इसे रीड करते हैं मॉड्यूल की लैंग्वेज से। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is the normal accounting technique to measure the profit expected from an investment। एक इन्वेस्टमेंट से आपको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, नाउ इंपॉर्टेंट इज एक्सपेक्टेड वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं भैया, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको रिटर्न प्रोवाइड देगा, तो फ्यूचर को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो वो एक्चुअल नहीं है, फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एक्चुअल में हमारी वो वर्किंग वहां पर नहीं है। तो एक्सपेक्टेड हमारा यहां पर वर्ड है और ध्यान रखिए पूरी वर्किंग एक्सपेक्टेड बेसिस पर ही चलेगी, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, एक्चुअल मिले ऐसा गारंटीड वाला मामला यहां पर नहीं है। हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा यहां पर रिटर्न है। तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है वो हम यहां पर डिटरमाइन कर रहे हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द नेट अकाउंटिंग प्रॉफिट arising from the investment as a percentage of the capital investment। हमें हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है वो हम यहाँ डिटरमाइन कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ARR, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी मैं दोनों वर्किंग एवरेज के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप में से बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एनुअल वर्किंग कैसे करी जाएगी? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिटरमाइन कीजिए, अगर वो आपको गिवन है तो बहुत बढ़िया बात है। एवरेज कैसे करेंगे? सारे ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर लीजिए। जैसे 5 साल चलेगा हमारा प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना भैया कैपिटल बजटिंग वाले, तो ये हमारे 5 साल के अगर प्रोजेक्ट हैं तो 5 साल के प्रॉफिट ले, उनका टोटल करें और उसे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर्स से। क्लियर? फिर से कैसे करेंगे? एवरेज एनुअल पीएटी, सारे ईयर्स के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लें, उनका टोटल करें, डिवाइडेड बाय कर दें एन। जैसे एग्जांपल, पहले साल में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10,000, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में 30,000, चौथे साल में 40,000 और 5वें साल में 50,000। ऐसे 5 सालों के मेरे यहाँ पर CFAT है 10, 20, 30, 40, 50। इनका एवरेज पीएटी कितना? तो सबसे पहले आपको टोटल करना पड़ेगा। 10 + 20 30 + 30 60 + 40 1 लाख + 50 1,50,000। 1,50,000 का हमारा यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। क्लियर? नेक्स्ट, 1,50,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 5 सालों का है। हमें एवरेज चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे 5 से। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 30,000 इज एनुअल CFAT। क्लियर? गेटिंग बेटा? कोई डाउट इसके अंदर? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 30,000 इज एनुअल एवरेज पीएटी। सिमिलरली हमें एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। आइए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा बेटा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका क्या निकल करके आएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट इज ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में क्या वैल्यूज आएगी।
देखिए, जब हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिस्कस करा था हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर, तो वहां हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट दो जगह पर करना पड़ेगा आपको। एक तो आप आपके फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए और दूसरा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो जगह के इन्वेस्टमेंट की बात करता है, एक तो फिक्स्ड एसेट का डिसीजन इन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। क्लियर? नाउ इनकी क्लोजिंग वैल्यू क्या कहलाएगी? फिक्स्ड एसेट की क्लोजिंग वैल्यू कहलाती है हमारी सेल्वेज वैल्यू, और वर्किंग कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू कहलाती है हमारी वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ। अब पहले तो ये पॉइंट समझ लें यार कि क्या फिक्स्ड एसेट है, क्या वर्किंग कैपिटल है, कैसे उनकी वर्किंग चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन लाइन का बिजनेस कर रहा हूँ। क्लियर? आप लोग आज मुझसे पढ़ रहे हैं और फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर मतलब फर्नीचर्स है, मेरा वाइट बोर्ड है और मेरे मार्कर्स हैं। क्लियर? इनके बेसिस पर हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट इज, जो फर्नीचर है वो मेरा यहाँ पर फिक्स्ड असेट वाला पार्ट होगा। क्लासरूम में एसी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फर्नीचर्स रखा हुआ है, वाइट बोर्ड रखा हुआ है, ये सब मेरे फिक्स्ड असेट हैं। वाइल मार्कर जो है मेरा, वो मार्कर वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो मार्कर यूज करके आपको पढ़ाता हूँ। आज आप में से पढ़ रहे हैं, 2 साल 3 साल जो भी हमारा कोर्स ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हम कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर बन गए, और आप अपना कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे पास मिलने आए, और तब भी आपने देखा कि वही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, 2 मार्कर के साथ में मैं यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा हूँ। नाउ इम्पॉर्टेंट इज, जब आप पढ़ते थे तब भी वही फर्नीचर रखा हुआ था, और आप 3 साल बाद मेरे से मिलने आए तब भी वही फर्नीचर रखा हुआ है। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा? वही एसी लगा हुआ है जो आप 3 साल पहले पढ़ते थे, उस समय जो एसी हुआ करता था। लेकिन अगर मैं मार्कर की बात करूं तो आज भी मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो मार्कर मेरे पास 3 साल पहले थे वही मार्कर आज है। क्या आ रही है बात समझ में? यानी कि मार्कर मैं वही यूज करता हूं, लेकिन जैसे वो खराब हुए मैं चेंज करके दूसरे मार्कर यूज कर लेता हूं। एट ए टाइम मेरे पास 2 मार्कर हमेशा रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वही के वही मेरे पास में रहे। इनफैक्ट वही के वही नहीं रहेंगे। जैसे बिजनेस की बात करता हूं मैं यहां पर मशीन से प्रोडक्शन कर रहा हूं और रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स मेरे यहां पर स्टॉक में पड़े हुए हैं। नाउ इंपॉर्टेंट इज, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो मशीन तो वो की वही रहेगी। आप आज देखिए या 3 साल बाद देखिए या फिर 5 साल बाद देखिए, वर्किंग कैपिटल के नाम पर आपके पास रॉ मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन क्या वही का वही रॉ मटेरियल रहेगा? क्या हमने उसे संभाल करके रख रखा हो कि भैया वो पर्टिकुलर पर्सन इस मटेरियल को देख करके गया है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, आइए हम इसे ऑफिस के अंदर सजा देते हैं। इज इट लाइक दैट? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम उस रॉ मटेरियल को हमारे प्रोडक्शन में यूज कर लेंगे, फिर नया प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिर नया हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल हमेशा रहेगी तो सही, लेकिन फिजिकली वही की वही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड एसेट की तो वैल्यू रिड्यूस होकर के सेल्वेज तक पहुंच जाती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वह उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल था वो रिप्लेस होकर के नया रॉ मटेरियल आ गया है। इसलिए रॉ मटेरियल वही का वही रहेगा, उसकी वैल्यू के अंदर एज सच चेंजेस नहीं आते। आपके डाउट के लिए मैं एक छोटी सी बात यहां पर बोल देता हूं, हम इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कोई कहेगा कि 3 साल पहले मार्कर जो है वो 20 रुपए का आता था, आज 25 रुपए का आने लग गया है, तो पहले 2 मार्कर की वैल्यू 40 थी, अभी 2 मार्कर की वैल्यू 50 है। नहीं,
सिंपल शब्दों में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू तो रिड्यूस होकर के सैल्वेज तक आ जाती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो हमारी उतनी की उतनी ही रहेगी। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? तो देखिए फॉर्मूला आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसकी जगह मैं कॉस्ट ऑफ एसेट भी लिख सकता हूं, प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल को मैंने यहां अलग से जोड़ दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है क्यों जोड़ा वर्किंग कैपिटल? बिकॉज इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यानी ओपनिंग वर्किंग कैपिटल 1 लाख प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोगे वापस 1 लाख आएगा, इसलिए अपन ने वर्किंग कैपिटल को यहाँ अलग से लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में ARR की वर्किंग इस तरीके से की जाएगी, एवरेज PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100% में निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 यहाँ नहीं लिखा है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एवरेज PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज PAT की वर्किंग कैसे की जाती है? सारे ईयर्स के PAT का टोटल कर लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ ईयर्स से। क्लियर? नेक्स्ट, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो फिक्स्ड एसेट प्लस सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल जब आप करेंगे तो आपके पास निकल करके आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो ये बेसिक वर्किंग है हमारे इस मेथड की। कैसे डिसीजन लेंगे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बेसिस पर? आइए, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट है वो आपको 20% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडिंग 15% रिटर्न while second project is providing 20% return. Which project you will select? Obviously जिसके अंदर 20% का रिटर्न मिल रहा है मैं उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर सेकेंड बात करूं, एक प्रोजेक्ट मुझे 4% का रिटर्न दे रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट मुझे 3% का रिटर्न दे रहा है, 4 and 3 only. Which project you would select? Obviously 4% वाले को। अरे भैया मेरे, जरूरी थोड़ी है इन्वेस्ट करना, यानी कि रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए, ये सही बात है, पर फिर भी कम से कम तो कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए। कितना कम से कम? भैया ये जो मैं फंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं से लेकर के आया हूँ और उसकी मेरे यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकर्ड हो रही है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे यहाँ पर इनकर्ड हो रही है, कम से कम उतना रिटर्न तो मिलना चाहिए। यानी बहुत ध्यान से देना, मेरे कैपिटल बजटिंग डिसीजन का बेस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम सुना हुआ है भैया, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो जो कैपिटल की हमने कॉस्ट डिटरमाइन करी है, वो कॉस्ट लग रही है उस पैसे की जो आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना तो मुझे रिटर्न मिलना ही चाहिए। अगर उतना रिटर्न नहीं मिल रहा तो फिर मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था कि एक जगह मुझे 3% का रिटर्न मिल रहा है और दूसरी जगह मुझे 4% का रिटर्न मिल रहा है, तो कोई भी दिमागदार आदमी कहेगा कि यार भाई FD करा ले, फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे, वहाँ बिना मतलब मेहनत के आपको 7% का रिटर्न मिलेगा और गारंटी के साथ में मिलेगा। आ रही बात समझ में? कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, फिक्स्ड 7% का रिटर्न मिलेगा। यानी कि एक कट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मेरा होना चाहिए और वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होता है। क्लियर? आइए देखिए यहाँ पर, नॉर्मली बिजनेस फर्म डिटरमाइन रेट ऑफ रिटर्न। जो भी बिजनेस फर्म्स हैं वो रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करती है। सो एक्सेप्ट द प्रपोजल इफ ARR इज ग्रेटर देन मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ARR मेरा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए,
और रिजेक्ट कर दीजिए आपके प्रपोजल को अगर आपका ARR जो है वो रेट ऑफ रिटर्न से कम हो। क्लियर? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या कट ऑफ रेट, ये मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर? In case of more than one project where a choice has to be made, the different project may be ranked in descending or ascending order of their rate of return. Project below the minimum rate will be dropped. Cost of capital से जो भी below है उन्हें हम ड्रॉप कर देंगे और हमें किसी एक ही प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है तो जिसके अंदर मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। Got it? In case of project yielding rate of return higher than the minimum rate, it is obvious that project yielding a higher rate of return will be preferred to all. Obviously, जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उसे हम प्रेफर करेंगे। क्लियर? आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप करके चलूंगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ स्किप करके चल रहा हूँ। ये स्किप बेटा इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेंगे तो हमें ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यूं ही समझ में आ जाएंगे। इसलिए हम इन पे दिमाग लगाने की बजाय पहले हमारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो पहले हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इनके ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हमारे। आइए पहला क्वेश्चन हमारा, वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको ही करने हैं इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज 5 लाख, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सेल्वेज वैल्यू है हमारी एट द एंड ऑफ द 5th ईयर इज 20,000। 5 साल बाद आपको सेल्वेज वैल्यू मिलेगी 20,000 रुपए की। द इन्वेस्टमेंट विल जनरेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स एज अंडर। पीबीडीटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है ईयर 1 2 3 4 5। पीबीडीटी इज 176 216 2,66,000 196 and 136,000। Assume tax rate 50% and depreciation on SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें depreciation चार्ज करना है। कैलकुलेट करेंगे हम ARR। ARR आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो थोड़ी सी डिटेल्ड वर्किंग है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। आइए साथ में करते हैं, जल्दी हो जाएगा। लिखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ PAT एंड एवरेज PAT। PAT गिवन नहीं है बेटा अपने को, इसलिए उसकी भी वर्किंग करेंगे अपन, और एवरेज PAT उन PAT के बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ PAT एंड एवरेज PAT। आइए PPDT से हम अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और 5 कॉलम का इनकम स्टेटमेंट ईयर 1 2 3 4 5। पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5। पीबीडीटी आपको गिवन है, पांचों ईयर्स का पीबीडीटी लिख दीजिए। माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। कैसे निकलेगा बेटा डेप्रीशिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड याद है क्या किसी को फॉर्मूला? स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो थोड़ी सी जगह छोड़ करके आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पीबीडीटी में से डेप्रीशिएशन घटेगा, पीबीटी टैक्स घटेगा, पीएटी, इतनी सी जगह चाहिए अपने को टेबल में। उसके नीचे आप वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन डिटरमाइन होगा मेरा कॉस्ट माइनस सेल्वेज डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट वैल्यू माइनस सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट है 5 लाख की, सेल्वेज वैल्यू है 20,000 की, और लाइफ है 5 लाख माइनस 40 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया?
96,000, ठीक है जी। 176 मेरा यहाँ पर 176 मेरा यहाँ पर पीबीडीटी है पहले साल का। डेप्रीशिएशन घटा दीजिए आप 96 का, तो आ गया आपका 80,000 का पीबीटी। टैक्स माइनस कर देंगे 50%, तो 40,000 का आ जाएगा मेरा पीएटी। टैक्स 50%, 40,000, और पीएटी आ गया 40,000। ऐसे ईच ईयर का हम पीएटी कैलकुलेट करेंगे। ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको। सबसे पहले अपन ने पीबीडीटी डिटरमाइन करा, फिर डेप्रीशिएशन घटाया, पीबीटी आ गया, टैक्स घटाया, पीएटी आ गया। क्लियर? गॉट इट? ऐसे 5 सालों का आपको पीएटी डिटरमाइन करना है। क्लियर? जो भी पीएटी आएंगे उनका टोटल कर दीजिए और उसे डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो आपका एवरेज पीएटी आ जाएगा। पीएटी निकालें हर एक साल का, जो भी पीएटी आए हैं हमारे उन सबका टोटल कर दें और डिवाइडेड बाय 5 कर दें, तो हमारा एवरेज पीएटी निकल करके आ जाएगा। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। नाउ इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला डाउट ही हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा क्या? हमारे तो एमसीक्यूज हैं ना। ये चैप्टर पहले बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तो चैप्टर की इम्पोर्टेंस ऐसे ख़त्म नहीं होती है, चैप्टर स्टिल इम्पॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड में करना भी सीखना पड़ेगा, और साथ के साथ हमें यहाँ पर उनकी कैसे शॉर्ट में वर्किंग कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर को करने के लिए हमें कैलकुलेटर बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। तो अगर कोई बच्चा अपना कैलकुलेटर इंदौर में ही भूल गया हो, अपने घर पहुंच गया हो, तो वहाँ थोड़ी सी आपको एक और कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने पहले भी सजेस्ट किया था अपनी क्लास में कि आप कैलकुलेटर सिटीजन CD512 वाला कैलकुलेटर परचेज़ करें। वहाँ ऑपरेशंस जो है वो कंपैरेटिवली इजी है और दूसरे मॉडल के कंपैरिजन में। स्टिल अगर आपके पास कोई दूसरा कैलकुलेटर है तो कोई इशू नहीं है, हम उसके बेसिस पर भी वर्किंग कर लेंगे। कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी जरूर जाएगी इस चैप्टर के अंदर, पर ये कतई नहीं माने कि इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हर एक स्टेप के बन सकते हैं। एवरेज पीएटी आपसे पूछा जा सकता है, एआरआर आपसे पूछा जा सकता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते अपन कि हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इंस्टीट्यूट बड़े क्वेश्चंस भी पूछता है और छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ पर कटआउट करके पूछे जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चंस पूछ करके उस क्वेश्चन को, उसकी लेंथ को एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ भैया, आप में से अगर किसी ने दिमाग लगाया हो तो बताइए, हम डायरेक्ट एवरेज पीएटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्ट एवरेज पीएटी की वर्किंग कैसे करी जाए? देखिए, हम पहले हर साल के पीएटी निकाल रहे हैं और फिर उसका एवरेज कर रहे हैं। हम एक काम करें, शुरू से ही टोटल करके वर्किंग कर दें। यानी हमने पहले हर साल के पीएटी निकाले फिर उनको जोड़ा। तो भैया मैं हर साल के पीएटी क्यों निकालूं? पहले जोड़ दूं और उस पर कंबाइंड वर्किंग कर दूं। लाइक 5 सालों के पीबीडीटी का टोटल कर दीजिए। 176 प्लस 216 प्लस 266 प्लस 196 प्लस 136, 5 ईयर्स के पीबीडीटी का टोटल कर दीजिए। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन 1 साल का आया था 96,000, तो 5 साल का आ जाएगा 4,80,000। तो 5 सालों का डेप्रीशिएशन इकट्ठा टोटल माइनस कर दीजिए, तो पीबीटी जो आया है वो भी टोटल आया है, उसको 50% कर दीजिए, पीएटी भी आपका टोटल आ गया।
यानी कि मैं 5 कॉलम की टेबल बनाऊं और फिर उसके बाद वर्किंग करूं, इससे बेटर है मैं सारे पीवीडीटी को एक साथ जोड़ दूं। क्लियर? फिर उसके टेक्स्ट की वर्किंग को भी मैं उसी हिसाब से कर दूं। उसी हिसाब से कर दूं मतलब उनका डेप्रीशिएशन कंबाइंड ले लूं, उनका टैक्स कंबाइंड ले लूं, हमारा पीएटी आ जाएगा। क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो या तो आप 5 सालों का टोटल अलग अलग बनाइए, अलग अलग पीएटी निकालिए, फिर उनका एवरेज कीजिए। इससे बेटर है सारे पीएटी, सारे पीबीडीटी जोड़ दीजिए, डेप्रीशिएशन जोड़ दीजिए, टैक्स कंबाइंड आ जाएगा, पीएटी कंबाइंड आ गया। अब इसकी सिंपल एवरेज वर्किंग कर दीजिए। क्लियर? पीबीडीटी का टोटल ये 176 प्लस 216 प्लस 266 प्लस 196 प्लस 136, जितना भी इनका टोटल आ रहा है वो अपन ले लेंगे, माइनस करेंगे या इसका एवरेज कर दो तो एवरेज पीबीडीटी आ जाएगा, फिर डेप्रीशिएशन घटा दो, टैक्स घटा दो तो सीधे एवरेज आ जाएगा, या फिर 5 सालों के डेप्रीशिएशन घटा दीजिए, टोटल पीबीटी आ गया, टैक्स लगा दीजिए 50%, टोटल टैक्स आ गया, माइनस करा टोटल पीएटी आ गया, डिवाइड 5 करेंगे एवरेज पीएटी आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? फिक्स्ड एसेट प्लस सेल्वेज डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट है 5 लाख की, सेल्वेज है 20,000 की, और वर्किंग कैपिटल है 0, नहीं दे रखी क्वेश्चन में। तो फिक्स्ड एसेट प्लस सेल्वेज डिवाइडेड बाय 2,60,000 का हमारा यहाँ पर क्या निकल करके आ गया? एवरेज इन्वेस्टमेंट। स्टेप 3 में अपन एवरेज पीएटी और एवरेज इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे इनटू 100, हमारा एआरआर परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल नंबर 1 हमें इस तरीके से कंप्लीट करना रहेगा बेटा। नेक्स्ट, एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, एग्जांपल नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर सारी वर्किंग्स वैसी ही है, बस वर्किंग कैपिटल और दे रखा है, तो एआरआर की वर्किंग चेंज जाएगी। टेबल देखिए, सीएफबीटी दिया है, सीएफबीटी बोले तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स कहो या पीबीडीटी कहो एक ही बात है, तो पीबीडीटी हमें गिवन है। ठीक है, चलिए इसे आप ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आप लोगों को कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद हम इनके ड्रॉबैक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रॉबैक है और क्या एडवांटेज हैं इस अप्रोच के। क्लियर? चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे अगली एक और अप्रोच के साथ में। थैंक यू वेरी मच बेटा।